A decrease in the interest rate covered indicates that the company is facing an increased risk of not being able to meet its finance payments as they fall due. जितनी ज्यादा मेरा इंटरेस्ट कवर कम होगा, उतनी ज्यादा मेरे लिए मुश्किलात आएंगी अपनी फाइनेंस पेमेंट को क्लियर करने के लिए. The ratio could be improved by taking steps to increase the operating profit, that is, through better management of cost, or by reducing finance cost through reducing the level of debt. अब अगर इस रेशियो को मैंने इंप्रूव करना है, मैंने अपनी दो ही तरीके हैं. या मैं अपना प्रॉफिट इफिशिएंसी अपनी प्रॉफिट इफिशिएंसी अपना प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस हद तक बढ़ा दूं, ठीक है, या मैं न्यूमरेटर को बढ़ा दूं या डिनोमिनेटर को कम कर दूं. इसी तरीके से ये इंटरेस्ट कवर कम होगा ना, बढ़ेगा. ये ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट किस तरह बढ़ सकता है? ऑपरेशनल एफिशिएंसी से, हो सकता है अपनी कंपनी की रीस्ट्रक्चरिंग से, अपनी प्रोडक्ट की रीस्ट्रक्चरिंग से, अपने रेशियो अपने प्रॉफिट मार्जिन्स को इम्प्रूव करने के लिए इफेक्टिव मेजर्स लेने से, प्रोडक्ट की प्राइस में अगर गैप है तो उसको उसकी मदद से, या हो सकता है प्रोडक्ट की प्राइस को रिड्यूस करके, अगर मैं समझता हूँ कि मुझे मेरी नेट सेल्स मेरा नेट कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा, तो उस तरीके से. या फिर मैं अपनी डेट पर रिलायंस कम कर लूं, मैं अपने डेट को कम कर लूं, या मैं मजीद सिक्योर्ड डेट ले लूं. जब मेरे प्रॉफिट्स अच्छे होते हैं, मेरी कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी है, तो इटसेल्फ मेरे फाइनेंस कॉस्ट पे भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आ जाता है. इसकी वजह ये होती है कि अगर कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी होती है, तो जो लेंडर्स हैं, जो बैंक्स हैं, वो आपको भी फिर जो स्प्रेड्स, उनको रिस्क कम फील होता है, तो वो वहां पर जो उनका स्प्रेड होता है वो उसको भी रिड्यूस कर देते हैं. एक तो इंडस्ट्री रिस्क है, और एक आपका अपनी एंटिटी का रिस्क है. तो एंटिटी का रिस्क उनको एटलीस्ट कम होता है, महसूस हो रहा होता है. तो एक ये भी है कि मैं अपनी अरेंजमेंट को ठीक करूं, मैं और लैंडर्स वगैरह से बात करूं, किसी भी तरीके से मैं फाइनेंस कॉस्ट को कम करूं, चाहे लेवल ऑफ डेट से कम करूं, कम करके करूं, या मैं ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स लेके कम करूं, या ऑल्टरनेटिव मेजर्स लेके कम करूं. तो ये अगेन मेरे तरीके, ये रेशियो हमें इस एरिया में इस तरीके से गाइड करता है. अच्छा, अब डिविडेंड कवर, दिस इज द नेट प्रॉफिट अवेलेबल. ये हम बात कर चुके हैं इस रेशियो के बारे में भी, कि डिविडेंड कवर क्या है? नेट प्रॉफिट अपॉन डिविडेंड, कि मेरा जो नेट प्रॉफिट आ रहा है वो कितने टाइम्स है मेरे डिविडेंड का. अगर ये मल्टीपल टाइम्स है, तो इसका मतलब है जो स्टेक होल्डर, जो शेयर होल्डर है कंपनी का, जो डिविडेंड एक्सपेक्ट कर रहा है, वो एडिक्वेट रिटर्न, जब वो जान जाएगा कि जी, अगर ये कंपनी थोड़ा सा इसके प्रॉफिट्स में अप एंड डाउन भी आया, तो भी मुझे ये पे कर सकता है, ये मुझे अपने एडिक्वेट रिटर्न्स मिल सकते हैं. तो ऑब्वियसली डिविडेंड कवर अगर मेरा अच्छा होगा, तो ये एक अच्छी बात है, पॉजिटिव साइन है. अब इसके डिविडेंड कवर इंप्रूव करने के दो तरीके हैं. एक ये कि मैं अपना नेट प्रॉफिट इंप्रूव कर लूं, या मैं अपना डिविडेंड कम कर दूं. अब जब मैं अपना डिविडेंड कम करता हूं, तो अगेन ये डिविडेंड कम करना इज नॉट ऑलवेज अ गुड साइन, क्योंकि मार्केट प्रैक्टिकली डिविडेंड्स एक्सपेक्ट करती है, और जब वो नहीं आते, तो फिर ये अलग बात है कि हम आगे आप स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट वगैरह में भी पढ़ेंगे, कि उसको वो फिर कैपिटलाइजेशन की तरफ देखती है, कि जो कि उसने डिविडेंड नहीं दिए लेकिन वो एंटिटी अर्न कर रही है, तो इसका मतलब है कि वो हमें हमारी शेयर वैल्यू में ऐड हो गया, हमारी शेयर की मार्केट वैल्यू में ऐड हो गया. लेकिन हर मर्तबा ऐसा नहीं होता. अगर लॉन्गर रन पे कंपनी एडिक्वेट डिविडेंड्स ना दे, तो फिर उसका असर भी उसकी प्राइसिंग पे आता है. तो हमारे पास डिविडेंड कवर को इम्प्रूव करने का सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि हम नेट प्रॉफिट को इम्प्रूव करें अपने. अच्छा, हम पढ़ भी लेते हैं कि हमारी बुक क्या कहती है. अ डिक्रीज इन द डिविडेंड कवर indicates that the company is facing an increased risk of not being able to make its dividend payment to shareholders. इन्होंने शॉर्ट एंड सिंपल ही रखा है इसको. अब हम ये एक एग्जांपल इन्होंने दी हुई है, इस एग्जांपल को कैरी करते हैं, और उसके बाद जो क्वेश्चन है वो मैं चाहूंगा कि आप खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश करें. और अगर आप परेशान हो, कहीं भी फंसे, देन आई बी विथ यू, हम उस सवाल को भी देख लेंगे. रेशियो एनालिसिस, एडिशनल एग्जांपल. यू आर एम्प्लॉयड इन द स्मॉल बिजनेस सेक्शन ऑफ अ मीडियम साइज बैंक. यू आर एम्प्लॉयड इन द स्मॉल बिजनेस सेक्शन ऑफ अ मीडियम साइज बैंक. अच्छा जी, मैं नौकरी कर रहा हूँ जी, एक बैंक है मीडियम साइज, पाकिस्तान में, लेट्स सपोज जैसे अभी मेट्रोपॉलिटन है, बैंक अल्फला है, ये मीडियम साइज बैंक कहलाते हैं. तो मैं इनमें से कहीं कहीं जॉब कर रहा हूँ. सम टाइम अगो द बैंक प्रोवाइडेड अ लोकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एफ विद एन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ऑफ 3 मिलियन. जी, एक कंपनी को हमने 3 मिलियन की ओवरड्राफ्ट वर्किंग कैपिटल की फैसिलिटी दी है, जिसको हम अपनी टर्मिनोलॉजी में वर्किंग कैपिटल की लाइन दी है. This limit was reached on 30th September 20x4 but was increased then to 5 मिलियन. यानी कि वो 3 मिलियन की उसको लिमिट दी थी, वो उसने एग्जॉस्ट कर ली, उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ी, तो हमने 5 मिलियन की कर दी, यानी कि उसकी डेट तो उसका बढ़ गया.
अब आगे पढ़ते हैं सवाल। योर सेक्शन हेड हैज जस्ट रिसीव्ड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एफ फॉर द 6 months to 30 सितंबर 20x5। अब उसके फाइनेंशियल्स आ गए हैं, और ये बैंकों में वैसे रेगुलर प्रैक्टिस होती भी है कि जिनको उन्होंने लोन दिया हुआ होता है वो उनकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करते हैं, ताकि वो देख सकें कि आया इसके ऊपर हमारा कितना रिस्क इन्वॉल्व है। अब वक्त से पहले ही रिस्क का पता चलेगा तो कोई एडिक्वेट मेजर ले पाएंगे, फैसिलिटी को ड्रॉ कर पाएंगे, या उसको बुला के उससे बात कर पाएंगे कि जी इस जिस मसले में आप फंसे हो आप कैसे निकल सकते हो, या कह सकते हैं कि जी हमें एडिशनल कोलेटरल जमा कराओ, हम पॉइंट ऑफ रिस्क में ना आए। तो ऑब्वियसली बैंक में ये काम होता है जिसको क्रेडिट रिस्क कहा जाता है। बहरहाल ये भी आप आगे स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ही देखेंगे। ये दोनों सब्जेक्ट से आपस में काफी हद तक रिलेटेड भी हैं। तो हम अभी पढ़ते हैं कि इनको फाइनेंशियल्स मिल गए, आगे क्या कहते हैं ये। Having read these statements, your section head is extremely concerned as to the performance of the company over the last year and is considering recommending the termination of the overdraft facility. Before making any further decision, your section head wishes to have a second opinion. Accordingly, they leave a file of information concerning F on your desk and requires a report recommending the best course of action. Information contained in the file. अब इन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब है मेरे पास बनी हुई है, नीचे बनी हुई भी है और लिखा हुआ भी है कि इन्होंने मेरे टेबल पे रख दी है, और ये मुझे कहते हैं कि जी आप भी रिव्यू करें। हम तो ये कहते हैं कि हम इस फैसिलिटी को ही रिकॉल कर लें, यानी उसको बोलें कि जी आप हमारे पैसे वापस करो, ताकि हम इस रिस्क से निकल सकें। कल को आप डिफॉल्ट कर गए, आपकी पोजीशन और खराब हो गई, तो आप तो मेरी पे नहीं कर पाओगे, तो उस वक्त हमें लॉस बुक करना पड़ेगा आपकी तरह। तो उस वक्त से बेहतर है हम अभी ही आपके साथ फैसिलिटी को विड्रॉ कर लें। अब इस सिनारियो में उसने फाइनल डिसीजन लेने से पहले मुझे फाइल दे दिया कि जी आप भी रिव्यू कर लें और आप भी बता दें कि आपके क्या कमेंट्स हैं, आप क्या कहते हैं। आ जाए जी, पढ़ते हैं मिल आइटम 1, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 6 months to 30 सितंबर 20x5। और इन्होंने 6 मंथ टू 31 मार्च 2005, पहले 6 महीनों का और अगले 6 महीनों की इन्होंने हमें परफॉर्मेंस दी है। अच्छा, डॉलर्स एंड थाउजेंड्स में। सेल बता दी है जो कि अब थोड़ी रिड्यूस हुई है, कॉस्ट ऑफ सेल भी रिड्यूस हुई है, ग्रॉस प्रॉफिट भी मेरा अकॉर्डिंगली रिड्यूस हुआ है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मेरे थोड़े बढ़ गए हैं, तो इसलिए मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो नहीं लिया है, लेकिन इंटरेस्ट पेबल आ गया। तो इंटरेस्ट कवर मेरा पॉजिटिव क्या आना था, नंबर ऑफ टाइम्स, यहाँ तो नेगेटिव आ जाएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कोई है नहीं और मुझे सूद अदा करना पड़ रहा है। टैक्स एस्टिमेट्स इन्होंने नील ही रखे हैं, मे बी के एंटिटी के अंदर, जैसे पाकिस्तान में कानून है कि जी 4 लाख की मिनिमम टैक्स की लिमिट है फॉर एन एंटिटी, अगर वो कंपनी नहीं है तो उस पे नहीं होता टैक्स, और 4 है या 4.5 लाख है। और क्या कहते हैं, लॉस हो तो भी आपके ऊपर उस वक्त तो टैक्स नहीं होगा। अब वो अलग बात है कि अभी हम अकाउंटिंग में पढ़ेंगे, एक कंसेप्ट होता है डेफर्ड टैक्स का, लेकिन अभी हम चीजों को सिंपल रखते हैं। अब इन्होंने हमें दे दिया। अब उसके बाद है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 30 सितंबर 20x4 एंड 20x5। ये भी इन्होंने डॉलर्स एंड थाउजेंड हमें बता दिया। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इनके पास 200,000 से कम हुआ है। दिस मे बी बिकॉज इन्होंने मेरे ख्याल में डेप्रिसिएशन ली होगी जो कि अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में कहीं आ रही होगी, आई गेस सो। आगे देखते हैं सवाल। अच्छा, प्लांट जो है वो प्लांट में इजाफा हुआ है, इन्होंने कोई परचेजिंग की है। अच्छा जी, इन्वेंट्रीज इनके पास बढ़ गई हैं, रिसीवेबल्स भी इनके बढ़ गए हैं, और कैश एंड इनका स्टैग्नेंट है। पेबल इनका, ट्रेड पेबल तो स्टैग्नेंट है, लेकिन बैंक ओवरड्राफ्ट 3 से 5 हो गया है, और उसकी वजह ये नजर आ रही है कि इन्होंने देखिए शॉर्ट टर्म में जो इनके करंट एसेट्स हैं उनमें इनको रिकवरेबिलिटी, इनकी शॉर्ट टर्म एसेट्स इनके नंबर ऑफ डेज के हिसाब से देखें तो बढ़ते जा रहे हैं। 7.2 मिलियन, क्योंकि इन थाउजेंड है नहीं है नंबर, तो 7.2 मिलियन से ये बढ़ के 8.0 मिलियन हो चुका है। तो कुछ इम्पैक्ट तो वहां से भी आया है। ट्रेड पेबल इनके स्टैग्नेंट है। अच्छा, अब इन्होंने करंट लाइबिलिटीज भी मुझे बता दी, नेट करंट एसेट्स भी इन्होंने बता दिया। 12% पे इन्होंने लोन लिया हुआ है, 4.8, ये इनका लॉन्ग टर्म लोन है। करंट लाइबिलिटीज पे बैंक ओवरड्राफ्ट इन्होंने लिया ही था, लॉन्ग टर्म लोन भी लिया हुआ है सिक्योर्ड अगेंस्ट प्रॉपर्टी, जो कि 4.8 बिलियन का है। अच्छा जी, शेयर कैपिटल तो स्टैग्नेंट है, और रिटेन्ड अर्निंग्स इनकी ड्रॉप हो गई। वो इसलिए ड्रॉप हुई होंगी कि इन्होंने वो लॉस किया है, तो उसकी चक्कर वजह से ड्रॉप हो गई होंगी। जो ऊपर इन्होंने लॉस नहीं दिखाया यहाँ पे 1,000 का, इनके 1 मिलियन का। अच्छा जी, आइटम नंबर 3, एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यूज ऑफ द एसेट्स ऑफ एफ एट 30 सितंबर 20x5 बेस्ड ऑन द फोर सेल्स सिनारियो।
अब ये चीज क्यों इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियसली आप बिल्कुल प्रैक्टिकल होके सोचें। तो आज अगर मैं एंटिटी को बोलता हूँ कि जी तुम मुझे मेरा पैसा वापस करो, या तुमने अगर मेरे पास कोलेटरल रखवाया हुआ है, या तुमने फर्स्ट चार्ज रखवाया हुआ है, ये भी होता है कि मेरे पास एसेट्स के ऊपर फर्स्ट चार्ज होता है, तो मैं वो उस चार्ज के थ्रू कह सकता हूँ कि जी आप ये चीज बेचें। वो एक प्रोसेस उसका अलग है कि क्या होता है, कोर्ट में जाता है, तो डिक्री होती है, फर्स्ट डिक्री होती है, कभी सेकंड थर्ड डिग्री भी होती है, और फिर उसके बाद वो चीज सेल पे लगती है। वो खैर हमारे सवाल से रेलेवेंट नहीं है। बात करने का मकसद ये था कि अगर आज मैं बेचने जाऊंगा तो मुझे बुक वैल्यू पे तो नहीं ना चीजें बिकेंगी, मार्केट वैल्यू तो ऊपर नीचे होती रहती है, और डिमांड सप्लाई का भी काम होता है उसमें। तो इसलिए उन्होंने हमें फोर्स सेल वैल्यू भी दे दी कि जी आज एंटिटी की नेट एसेट वैल्यू क्या आ रही है, जिससे वो अपना लोन चुका सकता है। प्रॉपर्टी है उसकी 5 मिलियन की, प्लांट है 1 बिलियन का। जो जो 3.5 था, जो 3.5 की बुक वैल्यू आ रही है प्लांट की, अगर आप नोट करें, वो उसकी फोर्थ सेल वैल्यू 1 मिलियन आ रही है। इन्वेंट्रीज इसके पास 800 की है, जबकि इन्वेंट्रीज ये 3000 की कह रहा था। इसका मतलब है इन्वेंट्रीज तो वैसे भी, हम आगे अकाउंटिंग भी पढ़नी है तो हम देखेंगे कि वो वैसे भी लोअर ऑफ कॉस्ट टू नेट रियलाइजेबल उस वैल्यू पे आ जाती है। तो इसलिए हमें उसको वैसे ही लोअर पे रखना होता है। रिसीवेबल्स इसके 2.5 के हैं, और ये एक्चुअल में रिसीवेबल्स आ रहे हैं इसके 5 बिलियन के। तो ये चीज ये बात बता रही है कि ये बैड डेट्स की तरफ भी मामला जा रहा है। यूजिंग द आइटम्स कंटेन्ड इन द फाइल, write a report to your section head which contains an appraisal of the performance and financial position of F, and consider the implications for the bank of calling the overdraft. Produce a short appendix to the report you have compiled in. This should summarize the limitations of the information available to you as a basis for making a recommendation as to the wisdom or otherwise calling in the overdraft. Discuss three areas with recommendations that the management of app needs to address to improve परफॉर्मेंस। तीन चीजें ये मांग रहे हैं। पहले हम एक रिपोर्ट बना दें जिसमें हम बता दें कि जिसकी जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, वो क्या कंडीशन है इसकी, एंटिटी की। और हम दूसरे महीने के कंडीशन के बाद पॉइंट बी में हम फिर उसको ये भी बताएं कि जी हमें लोन अपना रिकॉल कर लेना चाहिए या नहीं। और तीसरी में हम मैनेजमेंट को ये सजेशन देंगे कि आप ये काम करें ताकि आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सके, और आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो तो हम भी अपने आप को सिक्योर लेवल पे ले आए, ताकि हमारा भी, आपका लोन डिफॉल्ट होगा तो हमें भी लॉस बेयर करना पड़ेगा। तो अब देखते हैं कि जी इन्होंने इस सवाल के सोल्यूशन, इन्होंने ये चूंकि इलस्ट्रेशन है, इसको भी देख के हम एक एक पॉइंट को करेंगे, ताकि हमारे एग्जाम में कोई इस किस्म का सवाल है तो हमने किन किन पॉइंट्स को फोकस करना है। तो इन्होंने प्रॉपरली एक रिपोर्ट बना दी टू सेक्शन हेड फ्रॉम बैंक अकाउंटेंट। मैं बैंक अकाउंटेंट हूँ सवाल में, तो मैं एज ए बैंक अकाउंटेंट, और टू सेक्शन हेड। ये हमें बहुत पुराना असूल है कि कभी भी सवाल में नाम नहीं लिखते, तो उन्होंने भी अच्छा है इसी तरीके से जवाब दिया। सब्जेक्ट एफ कंपनी का जो मुझे मेरी टेबल पे रखे गया है, डेट भी उन्होंने बता दी। अच्छा जी, अब आगे हम पढ़ते हैं। द परफॉर्मेंस ऑफ एफ अपीयर्स टू हैव डिटेरियोरेटेड इन द 6 मंथ टू 30 सितंबर 20x5। की मैंने भी अभी आपको ऊपर कहा था कि उसकी सेल भी ड्रॉप हुई, उसके ग्रॉस प्रॉफिट भी ड्रॉप हुआ, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट उसका नील हो गया था। अच्छा, लेकिन जब हम रेशियोज के हिसाब से बात करेंगे तो हमें और बेहतर पता चलेगा। रेशियोज अगेन वही हैं जो हमने अब सीखे थे सवाल के अंदर। ये देखें, सारे रेशियोज हमने यहाँ पे जो सीखे थे, हम उन्हीं रेशियोज की मदद से ही करेंगे। सीखे ही नहीं है तो इन्हीं की मदद से करेंगे। रेशियोज तो खैर बहुत सारे होते हैं, हमारे फोकस में यही रेशियोज है। तो सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स हैव बोथ फॉलन बाय 9%, so that the gross profit percentage of 50% has been maintained. However, operating expenses have increased, so that total operating cost equals operating profit। वो भी यही कह रहे हैं कि जी हमने ऑपरेटिंग नील की है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट नील है, क्योंकि कॉस्ट मेरी मेरी आमदनी के बराबर है। देयर इज नो लॉन्गर एनी कवर फॉर इंटरेस्ट पेमेंट्स, मैं जीरो पे खड़ा हूँ। दिस इंटरेस्ट चार्ज इज ऑल्सो इंक्रीज फॉलोइंग द इंक्रीज इन द ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। अब इंटरेस्ट चार्ज एक तो 3 बिलियन था, वो 5 बिलियन हो गया। वो जो 3 बिलियन के पोर्टफोलियो पे था, वो 5 बिलियन के पोर्टफोलियो पे हो गया। जब वो बढ़ गया तो ऑब्वियसली मेरा इंटरेस्ट और बढ़ गया। पुराने सिनारियों में ऑपरेटिंग लॉस, मैंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट जीरो ही कमाया, ऊपर देखें। अच्छा जी, द इंटरेस्ट चार्ज हैज आल्सो इंक्रीज फॉलोइंग द इंक्रीज इन द ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। बात वही हो गई हमारी। डिस्पाइट दिस डिटेरियोरेशन इन परफॉर्मेंस, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स हैव इंक्रीज्ड। द अब हमने वही बात की थी कि करंट एसेट्स आपके बढ़ रहे हैं। जो मेरे करंट एसेट्स बढ़ रहे हैं, तो मेरी, इसका मतलब है कि मेरे डेटर डेज और मेरी इन्वेंट्री डेज में
आ गया होगा ना प्रॉब्लम। ये मेरे एक तरफ देखें, मेरी सेल ड्रॉप हुई है, रेशियो उसको देखें तो मेरी सेल्स इन 6 महीनों में लास्ट महीनों के मुकाबले में तो ड्रॉप हुई है, लेकिन जो मेरे रिसीवेबल और इन्वेंट्रीज हैं वो बढ़ गए हैं। तो इसका मतलब मेरी डेटर डेज और मेरे जो वो हैं रिसीवेबल डेज, मेरे मेरे रिसीवेबल डेज और मेरी इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड ये बढ़ गया है। तो मेरी मेरी वहां उस एंड से मेरी लिक्विडिटी का इशू है कि मुझे रिसीवेबल अब देर से पे कर रहे हैं। दिस मे बी बिकॉज मेरी अपनी मैनेजमेंट सही नहीं है, मैं रिसीवर्स को प्रॉपर फॉलो अप नहीं कर रहा, या मैं अब प्रॉपर चेक एंड बैलेंस के साथ लोगों को क्रेडिट में सेल नहीं कर रहा, या मैंने लिमिट्स को बढ़ा दिया है बगैर सोचे समझे कि जिसको बेच रहा हूँ उसकी इतनी कैपेसिटी है भी कि नहीं। ऑब्वियसली जब हम इंडस्ट्री में हैं तो हम किसी को बेच रहे होते हैं कोई चीज़, तो उसकी कैपेसिटी देखते हैं कि उसकी क्रेडिट लिमिट कितनी है। अच्छा, उसके बाद the additional 2 million provided by the bank, an increase in overdraft of 66% appears to have been used to finance the purchase of plant at a cost of approximately 500,000, जो अब 3 बिलियन से 5 बिलियन हुआ था। The figure represents a change shown by the statement of financial position and is net of depreciation. The additional depreciation has probably contributed to the increase in operating expenses. क्या, एक तो डेप्रिसिएशन मेरी बढ़ गई, जिसकी वजह से मैं 3 बिलियन का था अब 3.5 बिलियन है, तो उसकी वजह से कुछ ना कुछ डेप्रिसिएशन में भी इजाफा आया होगा। लेकिन और भी कंपोनेंट्स होंगे, सिर्फ डेप्रिसिएशन नहीं है कि जो ये कंट्रीब्यूट कर रही है। द रिटेन्ड लॉस फॉर द ईयर इज 900,000, बट द एक्चुअल कैश आउटफ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इज मच ग्रेटर देन दिस। अब इन्होंने ये भी एक हिसाब की है, ये हमने इस तरीके से नहीं देखा था, लेकिन अब देखें इट्स अ न्यू लर्निंग फॉर अस। द रिटेन्ड लॉस फॉर द ईयर इज 900,000, ये देखें इन्होंने 900,000 का लॉस बताया ना, ये पूरे साल का 1000 का नुकसान छह आखिरी 6 महीनों में, और पहले 6 महीनों में 100 का मुनाफा। तो ये 1.1, ये 900 मिलियन बन गया ना, 900,000 बन गया, 1 मिलियन का लॉस सेकंड क्वार्टर में। तो लॉस हुआ 900,000 का, लेस डेप्रिसिएशन इन्होंने 200 की बिल्डिंग की रखी है, इन्वेंट्रीज में 400 का इजाफा हुआ, रिसीवेबल में 400 का इजाफा हुआ। तो इसका मतलब है मेरे जो मैंने लोन लिया था वो, उसमें से आउट ऑफ दिस 1.5 तो यहीं पे खप गया। The company's financial position has deteriorated during the year. At 30th September 2025, it had a current ratio of 1.06 to 1 and a quick ratio of 0.67 compared to 1.3 to 1 and 0.831। यानी कि मेरी जो करंट रेशियो और एसेट टेस्ट रेशियो है वो भी खराब हुआ है। इन्होंने देखिए डिटेरियोरेशन दिखाई, हमने कहा था ये 1 से ऊपर होना चाहिए, तो हमारा ये भी 1.06 हो गया है। करंट रेशियो जो पहले 1.3 था, तो वो भी तो खराब हुआ है, और एसेट टेस्ट रेशियो जिसमें इन्वेंट्री का एलिमेंट आता है वो भी खराब हो गया है, क्योंकि मेरी इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड बढ़ गई है यहाँ पे। द कंपनी इज लाइकली टू एक्सपीरियंस सीवियर लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स इन द नियर फ्यूचर। ऑब्वियसली कि मेरे पास ये रेशियो खराब हो रहा है, तो मेरे रिसीवर्स मुझे देर से दे रहे हैं, मेरे पास करंट लाइबिलिटीज मेरी अकॉर्डिंगली ज्यादा बढ़ रही है, और मेरे करंट एसेट्स उस हिसाब से नहीं बढ़ रहे हैं। तो मैं उस गैप को कहाँ से फिल करूंगा? अगेन मैं लोन का दरवाजा खटखटाऊंगा, या मुझे खुद इंजेक्शन करनी पड़ेगी इक्विटी में, कहीं से तो फंड्स चाहिए। द कंपनी इज गेयरिंग ऑल्सो गिव्स cause of concern. The company is very dependent upon finance from outside the business। ये बात अभी हमने भी की कि मुझे फंड्स तो चाहिए, चाहे इसके लिए हो, और वैसे भी मैं लॉसेस में हूं तो कहाँ से कवर करूं? The company is very dependent on finances from outside the business। The most recent balance sheet shows a debt to equity ratio of 2.34। डेट टू इक्विटी रेशियो ऑफ 2.34। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन द, ये हमने ऊपर डेट इक्विटी रेशियो पढ़ा था तो उसके हिसाब से ये। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन द लोन नोट्स अमाउंट टू 576,000 एनुअली। एट करंट एक्टिविटी लेवल दिस मीन्स दैट देयर इज very little profit available for distribution or investment and very little interest cover। कंपनी गियरिंग की हमने बात की, इस पैरा को दोबारा पढ़ते हैं। द कंपनी गियरिंग आल्सो गिव्स कॉज फॉर कंसर्न। द कंपनी इज वेरी डिपेंडेंट अपॉन फाइनेंस फ्रॉम आउटसाइड द बिजनेस। The most recent sheet shows a debt to equity of 2234, 2.34। तो वो इनके पास ऑलरेडी डेट बहुत ज्यादा है। इंटरेस्ट ऑन द लोन नोट्स अमाउंट टू 576,000 एनुअली। करंटली जो लोन नोट्स के ऊपर जो इनको इंटरेस्ट है फिलहाल तो ये लॉस में है, तो इंटरेस्ट कवर तो इन्होंने लिखा है वेरी एट करंट एक्टिविटी लेवल दिस मीन्स देयर इज वेरी लिटिल प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन और इन्वेस्टमेंट एंड वेरी लिटिल इंटरेस्ट कवर। बात यह है कि फिलहाल किसी सिनारियो में तो इंटरेस्ट कवर इनके पास है ही नहीं, क्योंकि इंटरेस्ट जीरो है।
और वेरी लिटिल प्रॉफिट अवेलेबल डिस्ट्रीब्यूशन की जहां तक बात है, तो ये भी अभी लॉस में है एंटिटी। तो ये थोड़ा सा इन्होंने ऑप्टिमिस्टिक जुमला बोला है, यहाँ पे दोनों चीजें अवेलेबल ही नहीं है। द लोन नोट्स आर barely covered by the property on which they are secured। अब यहाँ पे इन्होंने बहुत टेक्निकल बात की। अगर आप देखें तो लोन नोट्स क्या है, लोन नोट्स बेलम उम्मीद समझ लें कि एक किस्म की टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट्स ही इन्होंने इशू किए हुए हैं ना। और वो उसको कोलेटरलाइज किससे किया है, ये इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी से किया है, इस प्रॉपर्टी से कोलेटरलाइज किया है जो 5 बिलियन की है। तो अब अगर आप नोट करें, अगर आज ये लिक्विडेट कर देते हैं तो ये 4800 पे करने के लिए ये 5 बिलियन की प्रॉपर्टी इनको निकालनी पड़ेगी। और उस प्रॉपर्टी की वैल्यू भी 5 बिलियन ही है, $5 मिलियन ही है। तो तकरीबन इनफ ही ये तो इसी में निकल जाएगी। यानी कि ये प्रॉपर्टी जाएगी और ये साथ में ये लोन भी इनका सेट ऑफ हो जाएगा। अब इन्होंने यहाँ पे एक दो चीजें हम नोट कर लें, क्योंकि वी लिव इन अ प्रैक्टिकल वर्ल्ड एंड इट्स गुड कि हम एग्जामिनर को अपनी प्रैक्टिकल अप्रोच बताएं। जब हम प्रॉपर्टी की ये फोर सेल वैल्यू है, तो ऑब्वियसली मुझे ये इसमें एक तो फोर सेल वैल्यू में भी एस्टिमेशन होती है, क्योंकि जब मैं अपनी एंटिटी को फुली डिस्पोज कर रहा होता हूँ, तो उस वक़्त मुझे वो वैल्यू नहीं मिलती। आज मैं मार्केट में जाऊँ और मैं 1 किलो आटा खरीदूँ, तो मुझे जो रेट मिलेगा और मैं उसको बोलूँ कि मुझे पूरी आटे की दुकान दे दो, और जो मुझे रेट मिलेगा उसमें फ़र्क है। वो उससे बहुत ज़्यादा भी हो सकता है और उससे कम भी हो सकता है, क्योंकि जब एंटिटी एज़ एन एंटिटी मैं किसी चीज़ को बेच रहा होता हूँ, मैं तो मेरे पास सेलेक्टिव बायर्स आते हैं। मैं मार्केट में हर एक को अप्रोच नहीं कर सकता, ना हर कोई मुझे अप्रोच कर सकता है। तो इन नंबर्स में कुछ एस्टिमेशन आती है। दूसरा, मेरे सेलिंग एक्सपेंसेस भी काउंट होते हैं। अब ये 5 मिलियन की है, 4.8 तो मैंने अदा करना ही है ना। अब इसमें जो सेलिंग एक्सपेंसेस होंगे वो भी काउंट होंगे, इसमें जो टैक्सेस होंगे वो भी काउंट होंगे। तो ये मेरी तकरीबन ये बताना ही चाह रहे हैं कि जी मेरे लोन से ही ये लोन मैंने अगर अदा करना होगा तो ये प्रॉपर्टी ही मेरे हाथ से निकल जाएगी। सो दिस इज नॉट एन एसेट फॉर द पर्पस ऑफ बैंक, ये तो उस कोलेटरलाइज्ड है ये। अच्छा, बैंक को अगर कुछ मिलता है तो इसका मतलब बाकी 3 एसेट्स में से कुछ मिल सकता है। प्लांट, इन्वेंट्रीज एंड रिसीवेबल्स। अव्वल तो प्लांट, इन्वेंट्रीज एंड रिसीवेबल भी फॉरन नहीं सेलेबल होते, लेकिन इन्होंने फोर्थ सेल वैल्यू बोला है तो हम मान जाते हैं। इन तीनों का अगर मैं करूं करूं भी टोटल, तो ये बनता है 4.3। यानी कि 4.3 मिलियन मुझे इसमें से मिल जाएगा। और 4.3 मुझे इसमें से मिल जाएगा, और मैंने ही लोन 5 बिलियन का दिया हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पर एक और चीज आती है। अगर मैंने लोन 5 बिलियन का दिया हुआ है, 4.3 मिल रहा है, तो क्या सबसे पहले मुझे पैसे दिए जाएंगे, या ट्रेड पेबल्स एंड ओवरड्राफ्ट हम लोगों को बराबर बराबर पैसे दिए जाएंगे? अब ये चीज जो है, अगेन ये इंफॉर्मेशन सवाल में नहीं दी गई। अब अगर तो हमें दिए जाएंगे, उसको कहा जाता है फर्स्ट चार्ज, कि हमारा फर्स्ट चार्ज है, पहले हमें सेटल करो, फिर जो बच जाए औरों को देना। एक होता है पारी पासू चार्ज, सबको इक्वल, जो जितने भी लैंडर्स हैं उनको इक्वली डिवाइड किया जाता है। अगर तो फर्स्ट चार्ज है, तो भी मुझे 700,000 का डॉलर्स का नुकसान है। लेकिन अगर ये पारी पास हुआ है, इक्वल, ये सारे क्रेडिटर्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना है, तो ये मेरा लॉस बढ़ जाता है, क्योंकि फिर 4.3 अवेलेबल हो रहे हैं मुझे इन तीनों से, और जिसके अगेंस्ट मुझे 7.6 अदा करना है। तो मैं ये कैलकुलेट करूं, तो 4.3 डिवाइडेड बाय 7.6 इज इक्वल टू 56.5% के करीब मुझे मिलेगा। और अगर मैं वो ऊपर वाले 200 भी अभी शामिल कर लूं, तो ये बन जाएगा 200 प्लस, ये इसमें से 200 लिए मैंने, 200 प्लस 1000, ये प्लस 800 प्लस 2500, 4500 डिवाइडेड बाय 7600, तो ये बन जाएगा 59%। यानी कि मुझे, अगर पारी पास हुआ है, तो एटमोस्ट मुझे 59% मिलेगा। इसमें वो एजम्पशन है कि मेरी इस प्रॉपर्टी में जो वैल्यूज हैं, उसमें सारे फोर्सल वैल्यू जो है इसके अंदर वो टैक्सेस और वो सब चीजें शामिल हैं। मेरे जो सेलिंग कॉस्ट है वो भी इसके अंदर इनकॉर्पोरेटेड है। इस एजम्पशन के बावजूद मुझे 59% मिलेगा, और अगर ये एजम्पशन ना लूं तो मैं 56% पे आता हूँ। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि एंटिटी का, बैंक को लॉस तो लेना पड़ेगा अपने रिसीवेबल के ऊपर। अच्छा, अब आके देख लेते हैं, इन्होंने भी इसी किस्म की बात की भी है। The combination of adverse cash flow, increase in non-current assets and working capital, and fall in profit seems to suggest bad management. However, it is impossible to reach a firm conclusion without further information. हमारे पास अभी भी, हमने बात की, कुछ लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है। विद respect टू एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन तो खास तौर पे हमारे पास लिमिटेड है। इसमें सेलिंग एक्सपेंसेस का जिक्र नहीं है। फोर सेल वैल्यू है, उसमें सेलिंग एक्सपेंसेस का जिक्र नहीं है। प्लस इसमें इन प्लान्स का जिक्र नहीं है कि अगर एंटिटी ने अपने इन्वेंट्रीज को बढ़ाया है, या एंटिटी ने अपने रिसीवेबल्स को बढ़ाया है, तो क्या इशू हुआ है।
वो सब्जेक्टिव चीज़ें क्या हैं? अगर एंटिटी ने इन हालात में जो उसकी सेल है, इन हालात में भी एक प्लांट में इन्वेस्टमेंट की है, तो क्यों की है इन्वेस्टमेंट? व्हाट आर दे एक्सपेक्टिंग? क्या वो आगे कुछ रेगुलेटरी चेंजेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं या उनको कोई आगे फ्यूचर में ऑर्डर्स एक्सपेक्टेड हैं या उन्होंने कोई टेंडर विन किया है? क्या इश्यू क्या है? तो हो सकता है हमें एक अलग साइड ऑफ द स्टोरी नज़र आना शुरू हो जाए। तो हमारे पास लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है। इस लिमिटेड इन्फॉर्मेशन में मैं सिर्फ ये बता सकता हूँ आज तक का क्या है हुआ है। मैं ये नहीं बता सकता कि ओवरऑल क्या प्रॉब्लम आई है। ओवरऑल प्रॉब्लम की ग्रेविटी क्या है? आज तक का तो मैंने बता दिया, लेकिन ऑब्वियसली डिसीजन मेकिंग तो आगे के लिए किया जाता है ना, तो आगे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, ये चीज़ें इसमें नहीं है। फिर इसमें मैक्रो इकोनॉमिक चीज़ें नहीं बताई गई। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 12% पे है, अगर ये वेरिएबल रेट है और मेरा डिस्काउंट रेट ऊपर जा रहा है, तो मेरा लोन मज़ीद महँगा हो जाएगा। लेकिन अगर मेरा डिस्काउंट रेट नीचे जा रहा है, मेरी लोन की परसेंटेज कम हो रही है, तो इसका मतलब ये एक फ़ेवरेबल इम्पैक्ट है मेरे ओवरऑल पोर्टफोलियो के ऊपर, मेरे परफॉर्मेंस के ऊपर। तो अ, इसके बाद हम नेक्स्ट पैरा देखते हैं। The withdrawal of the overdraw facility would result in the liquidation of the company. बिल्कुल हम भी यही देख रहे थे. It is estimated that assets would realize 9.3 जो इन्होंने टोटल 9.3 यहाँ पे दिया है. वही बात जो हम कर रहे थे इन्होंने इस 9.3 की बात की है. और इसमें से वो आगे कह रहे हैं कि दैट द लोन नोट्स जो टीएफसी टाइप जो भी हैं होल्डर वुड बी रीपेड देयर 4.8 मिलियन इन फुल लीविंग अ बैलेंस ऑफ 4.5 फॉर द अदर क्रेडिटर्स. This does not cover 7.6 and own to the bank and other creditors. हमें वही वाली बात कि जी जो पैसा बच जाएगा उसमें से हमें मिलना है, अगर इक्वली मिलना है तो हम तुम्हें तो 59% मिल रहा होगा और अगर उन एक्सपेंसेस को मिला रहे हैं तो 56%, अगर हमें कुछ भी नहीं आता तो 56%, अगर उस प्रॉपर्टी के इसमें से कुछ शेयर हमें नहीं मिलता तो पैसा उसकी लिक्विडेशन से हमें नहीं मिलता तो हम 56% रिकवर कर रहे होंगे। अच्छा और इस सिनेरियो में फिर बैंक को भी लॉस बुक करना पड़ेगा। इन्होंने वो लॉस भी कैलकुलेट कर लिया कि जी हमने 5 मिलियन का लोन दिया हुआ है और हमें इसका 59% मिल रहा है। तो 5 मिलियन का 0.59 2950 माइनस 5 मिलियन, तो इन्हें 2050 2.05 मिलियन का हमें लॉस लेना पड़ेगा। लेकिन अगेन हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन इसमें अवेलेबल नहीं है। पॉइंट ए तो हो गया, प्रोड्यूस अ शॉर्ट टर्म अपेंडिक्स टू द रिपोर्ट यू हैव कंपाइल्ड इन ए. This should summarize the limitations of the information available to you as the basis for making recommendation as to the wisdom or otherwise of calling in the overdraft. मेरी इस डिसीजन में ये जो सारे मैंने मसाइल बताए इसमें क्या क्या लिमिटेशंस हैं, यानी क्या क्या इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है, क्या क्या अनसर्टेनिटीज इन्वॉल्व है, वो बताने का इसने कहा है ना, वही मेरी लिमिटेशंस हैं। वो तो एक अनसर्टेनिटी एज टू फ्यूचर है क्योंकि फ्यूचर को सर्टेनली बताना मुश्किल है। दूसरा, ये मैंने बैकवर्ड लुकिंग हिस्टोरिक अप्रोच पे बात की है, जबकि आइंदा उसकी क्या स्ट्रेटेजी है, उसने जो ये सारे काम किए हैं, उसने इन्वेंट्री में इन्वेस्ट किया है, उसने प्लांट लिया है, क्यों लिया है, ये चीजें मैटर करती हैं कि वो क्यों हमें उसके बारे में नहीं पता। तो हो सकता है हमें इसमें एक पॉजिटिव चीज नजर आए कि एंटिटी की परफॉर्मेंस कम हो रही थी लेट्स सपोज, तो उसने वक्ती तौर पे अपने आप को एक्सपेंड करने के लिए या अपने रिस्ट्रक्चरिंग को करने के लिए ये कॉस्ट इनकर किया है जिससे आइंदा उसको प्रॉफिट्स एक्सपेक्ट होंगे। हमें इन सारी चीजों का नहीं पता। अच्छा, अब जो तीसरा पार्ट था वो तो ये है कि जी हम सजेस्ट करें एंटिटी को, यानी कि उस एंटिटी को, एंटिटी एफ को, कि जी आप अपनी परफॉर्मेंस को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आए हम इसको भी पॉइंट बाय पॉइंट देखते हैं कि हमें बुक क्या सजेस्ट करती है। Sales performance management need to investigate why sales have fallen and the extent to which this is a volume fall or price drop. से अगर सेल गिरी है तो सेल गिरी क्यों है, और उसके हिसाब से आपके अगर कंपटीशन है तो आपने कंपटीशन को कैसे फेस करना है, कि आया आपने इसमें कोई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी लेके आनी है या आपने कोई प्रोडक्ट इनोवेशन लेके आनी है टू लुक इट बेटर, या आपने प्रोडक्ट रीस्ट्रक्चर करनी है। ऑफ्टन हम पैकिंग वगैरह की स्ट्रेटेजी अपनाते हैं, या आप आगे पढ़ें तो आप अपने मुल्क में ही देख लें कि हम जो साबुन है, सोप हम यूज करते हैं, लक्स हो, रेक्सोना हो, और भी इस किस्म के 3-4 ब्रांड हैं, ये सारी एक ही कंपनी बना रही है। एक बंदा कहता है मुझे लक्स पसंद है, दूसरा कहता है मुझे रेक्सोना पसंद है, उसको ये नहीं पता भाई दोनों की एक ही कंपनी है, लाइफ बॉय है। तो अब ये सब चीज़ें ये भी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है ना कि जी हम 3-4 ब्रांड्स बना देंगे तो कस्टमर किसी एक ना एक ब्रांड में तो आके फँसेगा। फिर फ्रीक्वेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, प्राइस ड्रॉप है, डिस्काउंट्स हैं,
एक और भी स्ट्रेटेजी आती है, इसको सीएसआर कहा जाता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम देखते हैं कि लेट्स सपोज लाइफ बॉय की टी शर्ट्स पहन के या किसी और एंटिटी की टी शर्ट्स पहन के आप सोशल वर्क कर रहे हैं, तो उसका भी पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। अब ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, कंपनी अपने मार्जिन कैसे इंप्रूव करे। फॉर एग्जांपल कंपनी हो सकता है कि अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करे, या अपने आप को रिस्ट्रक्चर करके वो अपने प्रोसेसेस को मजीद अलाइन करके, या बेटर परचेजिंग, बेटर अपने सप्लायर्स के साथ निगोशिएट करके, ये सब इस हवाले से उसके पास ऑप्शन है जो उसकी इफिशिएंसी को इम्प्रूव करेंगे, उसकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट को इम्प्रूव करेंगे। यही बात यहाँ भी लिखी होगी, मैनेजमेंट नीड्स टू इन्वेस्टिगेट व्हाई सेल्स हैव फॉलन, जो हम पढ़ चुके हैं, एंड द एक्सटेंट टू व्हिच दिस इज अ वॉल्यूम फॉल और अ प्राइस ड्रॉप बेस्ड ऑन द कंपटीशन स्ट्रेटजीज रीजंस फॉर द फॉल, द मैनेजमेंट कैन टेक appropriate action. For example, given margins have remained constant and it looks like the issue is one of the lost customers. If research reveals that this is due to rivals price cuts, then F will have to consider whether to respond with similar cut to remain competitive. कि हम भी अपनी प्राइस गिरा दें, हम अपनी प्राइस ना गिराएं, हम प्रोडक्ट में इनोवेशन ले आए, हम उसको कोई अदर बेनिफिट दे दें साथ में। फॉर एग्जांपल आप देखें तो बहुत सारे स्टोर्स ऐसे हैं जो अब आके ट्रेंड आया हुआ है, जहाँ पे जो आपको आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं और आपको सामान मिल जाता है, आपको जाने की जरूरत नहीं है। तो उनके दरमियान और आम स्टोर्स के दरमियान एक फ़र्क आ जाता है। अक्सर औक़ात बाज़ स्टोर्स आपको होते हैं, वो आपको अंडर वन रूफ इतनी चीज़ें प्रोवाइड कर देते हैं कि आप कहते हैं सब कुछ शॉपिंग यहीं से हो जाएगी, तो ल जैसे इम्तियाज़ है, तो लोग वहाँ जाना क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि उनको आइडिया है कि जी अंडर वन रूफ हमें सब मिल जाएगा। फिर एक उन्होंने एक ऐसी प्रोडक्ट आ गई कि जी आप अगर अपने मोहल्ले के स्टोर से खरीदते हैं, तो आपको कैश पे लेना पड़ता है। लेकिन अगर आप इम्तियाज़ जाते हैं, तो आपको आप क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी ले लेते हैं। तो क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी से जो आपके कंज्यूमर्स हैं, उनकी लिक्विडिटी बेटर मैनेज हो जाती है। तो वो उनका ना चाहते हुए या चाहते हुए भी वो फिर इस किस्म के मेगा स्टोर्स की तरफ रुजू करते हैं। तो ये अगेन एक है स्ट्रैटेजी है। अब विथ रिगार्ड टू लिक्विडिटी एंड एफिशिएंसी जो रेशियोज़ हैं, अब जब हम लिक्विडिटी एंड एफिशिएंसी की बात करते हैं, तो जो हमने रेशियोज़ देखे हैं, उनमें इन्वेंटरी डेज़ के थे, हमने ट्रेड रिसीवेबल के थे, ट्रेड पेएबल के थे, एफिशिएंसी की तो हम ऊपर बात कर चुके हैं। तो ये सारे रेशियोज़ इम्प्रूव करने के लिए क्या-क्या हो सकता है? हम पहले ये देखना पड़ेगा कि क्यों इनकी रिसीवेबल डेज़ बढ़ गए? क्यों इनकी इन्वेंटरी में होल्डिंग पीरियड बढ़ रही है? आया यहाँ पर इनके पास रिसीवेबल की मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं हो रही, उनसे फ़ॉलो-अप प्रॉपर नहीं हो रहा, या क्वालिटी का इश्यू है, या ओवरऑल हमारी कस्टमर सिलेक्शन पुअर होना शुरू हो गई है? इश्यू आ कहाँ रहा है? हमें तो ये इन सारी चीज़ों को देखने से ही पता चलेगा कि जी हम कैसे अपनी लिक्विडिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। हमारी इन्वेंटरी अगर होल्डिंग डेज़ ज़्यादा हो रहे हैं, तो क्या हमने इन्वेंटरी की जो सब क्लासिफिकेशंस हैं, यानी कि प्रोडक्ट वेरिएशन जो है, हमने क्या उनको सही ऑर्डर प्लेस नहीं किया हुआ, या हम कस्टमर्स को प्रॉपर्ली रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे? आखिर इश्यू है क्या? पहले क्या होता था, अब क्या होता है? बगैर इन्वेस्टिगेट किए तो हम इसमें आगे नहीं बढ़ सकते। फिर आ जाती है तीसरी चीज़, फाइनेंस। अब प्रॉब्लम ये है कि वक़्ती तौर पे एंटिटी के पास अगर कोई थॉरो प्लान नहीं है, तो बगैर उस थॉरो प्लान के करंटली उसको इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, पैसा चाहिए होगा इन तमाम कामों के लिए। अगर मैंने सिर्फ़ इन्वेस्टिगेट भी करना है, तो मेरी एक ऑपरेशन कॉस्ट आ रही है, एक रनिंग कॉस्ट है। ऑब्वियसली लेट्स सपोज़ मेरी आज एंटिटी लॉस में है, मैंने उसको रीस्ट्रक्चर करना है, तो वो जो मैं स्टेप्स ले रहा हूँ, उनका भी कल तो नहीं ना आ जाएगा रिज़ल्ट, ना ही एक दिन में सारे स्टेप्स बड़ी एंटिटी हो तो लिए जा सकते हैं। तो उसकी भी तो एक कॉस्ट है। उन स्टेप्स लेने के बाद भी एक कॉस्ट है। लेट्स सपोज़ कि रीस्ट्रक्चरिंग के नतीजे में मुझे हायरिंग करनी पड़ रही है, रीस्ट्रक्चरिंग के नतीजे में मुझे स्टाफ को निकालना पड़े, तो स्टाफ को निकालने की सूरत हाल में भी मैं उनको एक रिडंडेंसी पेमेंट करता हूँ। या मैं और एग्ज़ाम्पल्स दूँ, तो मुझे अगर लेट्स सपोज़ मज़ीद पैसा चाहिए फॉर फर्दर इन्वेस्ट करने के लिए इन वर्किंग कैपिटल और इन माय फिक्स्ड एसेट्स, या मुझे कोई डेवलपमेंट करनी है, कोई इनोवेशन करनी है, कोई रिसर्च करनी है, तो हर मुझे पैसा तो चाहिए होगा। मुझे अपनी सोर्सेज़ फंडिंग की डिफाइन करनी पड़ेंगी। मेबी लोन में माइट नॉट बी अ गुड ऑप्शन। मुझे हो सकता है इक्विटी रेज़ करनी पड़े। ऑब्वियसली मैं लोन लूँगा तो करंट हालात को देखते हुए तो मुझे लोन के ऊपर और हाई रेट्स मिलेंगे। जब इक्विटी आएगी मेरे पास, तो ऑल्दो इक्विटी की डिमांड ज़्यादा होती है, इक्विटी के रिटर्न्स हमेशा डेट के रिटर्न से ज़्यादा एक्सपेक्ट किए जाते हैं, क्योंकि उनके पास, ये भी हम आगे बिज़नेस फाइनेंस डिसीजन में ही पढ़ेंगे। लेकिन अगेन जब मैं इक्विटी इंजेक्ट कर रहा होता हूँ किसी, तो मैं उसको अपना स्टेक दे रहा होता हूँ जिससे एंटिटी ग्रो करती है। ये हमने आए दिन देखा है, मर्जर हो गए,
एंटिटीज के, वो प्राइमरीली इस वजह से भी होते हैं कि एक एंटिटी क्राइसिस में आ जाती है। और दूसरा इन्होंने जो एक किया कि इन्होंने शॉर्ट टर्म लोन लेके अपने लॉन्ग टर्म एसेट को किया फाइनेंस। उससे क्या हुआ कि अब अगर इनको जब हमने पार्ट बी में लिक्विडिटी एंड एफिशिएंसी देखी है, अपने आप को रीस्ट्रक्चर करने के लिए फंड्स चाहिए होंगे, तो ये तो शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी अपनी वैसे ही यूटिलाइज किए बैठे हैं। तो इनको अपनी फाइनेंसिंग के एवेन्यूज भी एक्सप्लोर करने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू मूव ऑन। तो इसके साथ ये सवाल खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करते हैं।